बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और बहुत बहुत वेलकम आपको इस न्यू इन्वायरमेंट के अंदर जहां हम फॉर्मल क्लासरूम की बजाय ऑनलाइन जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हमने अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर पांचवा लेक्चर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पढ़ लिया था, जिसका हमने देखा था कि हमारे पास जो चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम एआईएस मॉडल जो है वो पढ़ा था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, जिसके अंदर हमने देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल जो है वो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें एंड यूज़र्स हैं, हर वो यूज़र जो इसको यूज़ करेगा, चाहे वो कोई अकाउंटेंट है, चाहे वो कोई इन्वेंट्री का एजेंट है, चाहे वो कस्टमर है या स्टेक होल्डर है या गवर्नमेंट है। डाटा कलेक्शन की जाएगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉडल में और उस डाटा को फिर एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसे प्रोसेस किया जाता है। और उस डाटा को प्रोसेस करने के दौरान ज़ाहिर है अकाउंटिंग डाटा है तो वो किसी न किसी रिसोर्सेज के बारे में होगा। ऑर्गेनाइजेशन के जो जो सोर्सेज होंगे वहाँ से, जैसे लेजर्स आपके सोर्सेज हैं या इन्वेंट्री आपके सोर्सेज हैं, वहाँ से जो है वो डाटा फ्लोट करता हुआ आएगा। और आखिरी जो मरहला था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल का, वो ये था कि हम इसका फीडबैक देंगे ताकि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेगुलरली अपडेट और मेंटेन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। लास्ट लेक्चर की जो आखिरी स्लाइड्स थी उसमें आपको याद होगा हमने देखा था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं, और फिर हमने ये देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से एक्वायर कर सकती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो हमें आपको याद होगा टर्न की सिस्टम्स की हमने बात की, बैकबोन सिस्टम की बात की थी और वेंडर सपोर्टेड सिस्टम्स की बात की थी। टर्न की सिस्टम्स हमारे पास क्या थे कि जो बने बनाए सिस्टम्स हैं जिनमें जनरल चीज़ें पूरी होती हैं, जैसे बात हमने एग्जांपल दिया था पीच ट्री का और क्विक बुक का। और बैकबोन सिस्टम्स क्या थे कि ऐसे सिस्टम्स हैं, मेजर सिस्टम्स हैं जिसकी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सैप से बेहतरीन नहीं हो सकती। सैप एक ऐसा अकाउंटिंग सोल्यूशन है कि जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो एंटरप्राइज लेवल की हो, चाहे कोई वो फाइनेंशियल लेवल की हो, उसे उसके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। तो बैकबोन सिस्टम्स जो होते हैं वो मेजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनमें बनाई होती हैं और उसको जहां आपने इम्प्लीमेंट करना होता है उसके हिसाब से आप उसे कस्टमाइज कर लेते हैं। तीसरी थी वेंडर सपोर्टेड सिस्टम, जिसके लिए क्या था कि वेंडर सपोर्टेड सिस्टम 100% वेंडर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप किए जाते हैं। जैसा कि बैंकिंग्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर चलने वाले जो उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वेंडर सपोर्टेड सिस्टम कहलाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसका इर्तिका कैसे है, कहाँ से ये चला और इस वक्त हम इसके किस इरा के अंदर मौजूद हैं या कहाँ तक जो है ये पहुँच चुका है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि इसका रिलेशन है हमारे आने वाले टॉपिक के साथ। हमने बात की थी कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका मकसद क्या होता है कि मैनेजमेंट फंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। और इस स्टीवर्डशिप का जो मतलब है वो यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है और उसके रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज करना जो है ये मैनेजमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स जो हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको किस तरह से एक मैनेजर जो है वो एक्सेस कर सकता है और उनको मैनेज कर सकता है। जो तीसरा फंक्शन था वो ये था कि द टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग का आपको याद है कितना गहरा ताल्लुक है। हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन जो है ये या तो अनसर्टेनिटी को जो है वो रिमूव कर देती है, वरना कम से कम जो है जो इसका बेनिफिट होता है कि ये आपकी जो अनसर्टेनिटी होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको मिनिमाइज ज़रूर करती है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हमें बेनिफिट देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक हो गया कैश इन की, कैश आउट की, या इन्वेंट्री इन की, इन्वेंट्री आउट की, या फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो मूव कर रहा होता है, इन तमाम ऑपरेशंस को, तमाम ट्रांजैक्शंस को
रिकॉर्ड करता है, उसको समराइज करता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को जो है वो मैनेजेरियल इंफॉर्मेशन में चेंज करके अपवर्ड या डाउनवर्ड या हॉरिजेंटली जो है वो मूव किया जा सके। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ से हमारी असल बात स्टार्ट होगी। तो ये 50 साल पुरानी इसकी कोई तारीख है, याद रखिएगा। 50 years पास्ट से ये शुरू होता है। नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज हैव रिप्रेजेंटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत सारी मुख्तलिफ थी। हर नई आने वाली ने क्या किया है कि जो पिछली थी उसमें जो खामियां मौजूद थी, जो लिमिटेशंस थी, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको दूर किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त भी, यानी आज हम 2020 में हैं, आज भी वो तीनों के तीनों मॉडल या चारों के चारों मॉडल कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जैसे ही कोई नई टेक्निक आई तो उसने ओल्ड को फौरन रिप्लेस कर दिया हो। बल्कि इस वक्त भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आज भी मैनुअल प्रोसेसिंग चल रही है। बहुत सारी ऐसी हैं कि जो आज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम पे चले गए हैं। और इससे भी अगली स्टेज याद होगा आपको, जब जो मैंने बताई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बन गए हैं कि जो एक मैनेजर को डिसीजन करने में इतना हेल्प आउट करते हैं कि उसकी उसकी जो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं उसको सॉल्व कर दिया जाता है। जो आज का एडिटर है, हम क्यों मतलब पुराने पढ़ेंगे नए पढ़ेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें तो नए पढ़ने चाहिए। आज के दौर में कौन सा एआईएस है, हमें ये पढ़ना चाहिए। लेकिन जो भी मॉडर्न एडिटर होगा, लास्ट पॉइंट देखें ज़रा, द मॉडर्न एडिटर needs to be familiar with the operational features of all AIS approaches that he or she is likely to encounter। आपको क्या पता आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उस वक्त, चूंकि अभी ऊपर वाली पॉइंट में देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आज भी तीनों चारों किस्म की जो वैरायटी है, यानी मैनुअल भी, डेटाबेस वाले भी, एंटरप्राइज वाले भी और रिसोर्सेज वाले भी, सारे मॉडल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो मॉडल्स जो हैं वो किस तरह, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, इट माइट पॉसिबल कि वहाँ 2 मॉडल्स चल रहे हों, ठीक है। आज से 6 महीने साल पहले तक बैंक ऑफ पंजाब के अंदर क्या था कि एक 20 साला प्रोग्राम भी चल रहा था, यानी जो उनका सॉफ्टवेयर था वो 20 साल पुराना था, वो सॉफ्टवेयर भी वो रन कर रहे थे। और उन्होंने जो नया ओरेकल में बनाया था वो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था। और उनको ओल्ड से नए में शिफ्ट होने का जो टाइम था, जो उनकी मतलब जो उनके आईटी डिपार्टमेंट में तय किया था, वो 1 साल का था। 1 साल उन्होंने दोनों सिस्टम्स के ऊपर काम किया। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन ऑडिटर जाते हैं, एज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मॉडल चल रहे हों, तो इसलिए आपको सबका इल्म होना चाहिए। सबसे पहला, सबसे पुराना और रिवायती जो है वो है मैनुअल प्रोसेस मॉडल। मैनुअल सिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल इवेंट्स जितने भी हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं और पर्सनल दैट करेक्टराइज मैनी बिजनेसेस प्रोसेसेस। मसलन आप ऑर्डर टेकिंग की बात करते हैं, वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, गुड, यानी ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये फिजिकल टास्क ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग में आती हैं। तो जब तक आपका सारा सिस्टम जो है वो मैनुअल था, आप मैनुअली जो है वो ऑर्डर टेकिंग करते थे, मैनुअली जो है वो जितनी भी आपकी सेल्स होती थी या जितनी भी चीज़ें आप अपने कस्टमर को शिप करते हैं, जितने भी ऑर्डर्स वेंडर को प्लेस करते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो थे ये मैनुअल थे। जो आप अपने एजुकेशनल लाइफ के अंदर पढ़ते हैं, आप अपने ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें ऑन पेपर, ऑन बोर्ड करना सीखते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मैनुअल है। और हम जानते हैं कि मार्केट में आज भी ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ जो है वो मैनुअली परफॉर्म किया जाता है। तो मैनुअल प्रोसेस मॉडल जो था ये सबसे पुराना मॉडल था। उसके बाद आया फ्लैट फाइल मॉडल। फ्लैट फाइल मॉडल कब आया है? जब 1960 के अंदर कंप्यूटर जो है ना वो फ्लॉरिश किया। 1960 से लेकर 1980, 1947-48 के अंदर जो है वो कंप्यूटर आया है। लेकिन 1950-55 के बाद कंप्यूटर जो है ना वो कमर्शलाइज होना शुरू हो गया, यानी ऐसे कंप्यूटर्स बनने शुरू कर दिए या आईबीएम ने बनाए जिनको खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था। उससे पहले तो वही थे ना, जैसे एनिएक था या एडसेक था, जो आपने अपने बीकॉम क्लासेस के अंदर ज़रूर पढ़े होंगे। जो लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स थे, मेन फ्रेम सिस्टम आपको याद होगा कि कंप्यूटर की जो टाइप्स होती हैं,
उसमें हमने पढ़ा हुआ है, आपने ज़रूर अपने ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे पास माइक्रो सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास मिनी सिस्टम्स होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं और सुपर सिस्टम्स होते हैं। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें कैपेसिटी ये होती है कि एक सीपीयू के साथ या एक सिस्टम के साथ मल्टीपल वर्क स्टेशंस को अटैच कर दिया जाता है, जो कि डंप वर्क स्टेशंस होते हैं। वहाँ से आप इनपुट और आउटपुट का काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी सारे का सारा डाटा जो है वो आके स्टोर हो रहा होता है आपके मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर। वहीं से सेंट्रली जो है वो सारे का सारा डेटाबेस जो है वो आपका एक्सेस हो रहा होता है। तो 1960s 1980s तक जो है वो मेन फ्रेम सिस्टम्स का दौर था। यानी ये नहीं था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 10 कंप्यूटर चाहिए तो वो 10 कंप्यूटर खरीदती थी, ऐसा नहीं होता था। शुरू-शुरू में ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदती थी, बहुत महँगा होता था, बहुत महँगा होता था। आप सोच भी नहीं सकते कितना कॉस्टली था। बड़ी-बड़े अदारे, बड़ी-बड़ी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इनको अडॉप्ट किया था। तो वो वहाँ से खरीदते थे। खरीदने के बाद क्या करते थे कि उसके साथ वर्क स्टेशंस लगा देते थे। मेन फ्रेम सिस्टम लगा दिया अपने हेड ऑफिस में, बाकी जो भी उसी बिल्डिंग के अंदर या दूसरे ऑफिसेज़ मौजूद हैं, वहाँ पे वर्क स्टेशन वगैरह लगा के चला दी। ऐसे मॉडल के ऊपर जो मॉडल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का चला था, उसका नाम था फ्लैट फाइल मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन आज भी इस सिस्टम्स को यूज़ कर रही हैं। मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ चुके हैं, जिन्होंने इसे रिप्लेस कर लिया है। लेकिन मीन टाइम बहुत सारी चीज़ें, मैं आज भी आपको एग्जांपल देता हूँ। वापडा, पाकिस्तान के अंदर वापडा कितना बड़ा अदारा है, कितना मैच्योर अदारा है, और आज हम 2020 में बैठे, वापडा में आज भी बिलिंग सिस्टम जो है, जिस सिस्टम के ज़रिए ये बिल मतलब जनरेट किए जाते हैं, आज भी फ्लैट फाइल मॉडल के तहत वो काम कर रहा है। और हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली वो रेफरेंस याद नहीं रहा कि यूएसए के अंदर आज भी कोबोल के सिस्टम जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, उसके सिस्टम्स आज भी उसके अंदर मौजूद हैं जी। फ्लैट फाइल मॉडल होता क्या था, उसको समझने के लिए, यानी ये उसकी लिमिटेशंस थी कि डाटा जो है वो एक जगह पे स्टोर होता था, ठीक है जी, और डाटा की जो अपडेशन होती थी और इसी तरह आउटडेटेड इन्फॉर्म, ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसको डाटाबेस सिस्टम ने आके इम्प्रूव किया था। ये जो लिमिटेशंस थी, ये लिमिटेशंस क्या थी, इसको समझने के लिए ना हम ये डायग्राम देखते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें, आप तसव्वुर करें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ये उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये जो है ना ये प्रोडक्ट सर्विसेज है। अब ये सारे लोग जो हैं ये अपने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किए हुए हैं। ज़ाहिर है अकाउंटिंग जो है वो सेल्स इनवाइस को सेव करेगा और कैश रिसीप्ट्स को सेव करेगा। मार्केटिंग के पास जो डाटा होगा वो सेल्स इनवाइसेस से होगा और कस्टमर के रिलेटेड होगा। और इसी तरह जो प्रोडक्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट होगा, उसके पास ऑनलाइन सर्विस शेड्यूलिंग सिस्टम मौजूद होगा, जो कि अगेन कस्टमर के डाटा को और प्रोडक्ट और सर्विसेज के शेड्यूल को जारी करेगा। अगर हम गौर से देखें तो आप देखें कि ये कस्टमर का जो डाटा है ये हर सिस्टम में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कैश रिसीप्ट यहाँ भी यूज़ हो रहा है और इसी तरह किसी और सिस्टम में भी यूज़ होगा। ये अभी हमने सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स की एग्जांपल ली है। अगर ये डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होंगे तो ये पिक्चर क्लियरली हमें बता रही है कि आपका सेम डाटा जो है वो एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर होगा। तो क्या होगा, ये इनएफिशिएंसी नहीं है कि आप जो है वो मतलब आप इसको मैनुअली ज़रा सोचें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हर डिपार्टमेंट के बाद कस्टमर की लिस्ट जो है वो खुद से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। 100 कस्टमर हैं उनके, तो अकाउंट्स वालों के पास भी एक रजिस्टर मौजूद है जिसमें 100 बंदों के नाम लिखे हुए हैं उन्होंने, और इसी तरह जो मार्केटिंग वाले हैं वो अलहदा से मेंटेन, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है दोनों तीनों चारों रिकॉर्ड्स के अंदर। जब एक ही किस्म की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पर एग्जिस्ट करती होगी तो सबसे पहली चीज तो है रिसोर्सेज जो है ना वो जाया हो रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रही है। और दूसरी चीज क्या है कि डाटा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये वो चीजें थी। अब आप देखें जरा, डाटा स्टोरेज एट सिंगल प्लेस, इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि फ्लैट फाइल मॉडल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि आप एक चीज को जो है वो एक जगह स्टोर कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी आप उसको ले जा सकते हैं। एक ही जगह पे वो स्टोर होगा, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। एट सिंगल प्लेस मीन कि एक ही जगह स्टोर होगा, एक ही जगह वो इस्तेमाल होगा। डाटा अपडेशन ऑन मल्टीपल, अगर आप एक कस्टमर का रिकॉर्ड
अपडेट करना चाहते हैं तो वो कितनी जगह मौजूद है, वो 3 डिपार्टमेंट्स में है, तो आपको अपडेशन जो है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर करनी पड़ेगी। इसी तरह आउटडेटेड इंफॉर्मेशन ऐसा पॉसिबल है कि क्या है कि जी एक डिपार्टमेंट में तो इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी लेकिन दूसरे में किसी वजह से रह गई, तो अब 3 जगह पे जो इंफॉर्मेशन है उनमें से हो सकता है 3 की बजाय 4, 5, 6 उन जगह पर जो इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है कि वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिले और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन में की वजह से ही ये प्रॉब्लम होगी। चौथा बड़ा जो है था वो क्या था कि हर डाटा अपनी टास्क पे डिपेंड करता है। यानी इसको समझने के लिए फिर हमें डायग्राम पे जाना पड़ेगा। ये डाटा किस के लिए है? सिर्फ बिलिंग एंड अकाउंट्स रिसीविंग सिस्टम के लिए। अगर आप चाहें कि ये डाटा इस एप्लीकेशन के साथ यूज हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लफ्ज ऊपर लिखा हुआ है डाटा और ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन। डाटा और एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में क्या होता है कि वो फाइल जिसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपकी। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है, लेकिन जब आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट आप अपनी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर कर लेते हैं। अब आपका जो डाटा है वो एक डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को आप इस्तेमाल किससे कर रहे हैं? इस वर्ड की एप्लीकेशन के साथ आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो है वो डिपेंड करती है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। समझ आ रही है ना? आपने जो डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखा है, वही डाटा जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें पता है कि हमें जो है वो डाटा वर्ड के लिए और किस्म का डाटा चाहिए, एक्सेल के लिए और किस्म की फाइल चाहिए। इस ये वो एग्जांपल है जो जनरल है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना? वरना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इससे में कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हर एप्लीकेशन के साथ एक सर्टेन टाइप ऑफ डाटा जो है ना वो अटैच है। यानी अगर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर सकता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो वो स्पेसिफिकली स्प्रेडशीट टाइप डाटा के ऊपर काम कर सकता है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था ओल्ड ओल्ड जो हमारे पास मॉडल था ना, ओल्ड मॉडल में क्या था? टास्क डाटा के ऊपर डिपेंडेंट थी, डाटा आजाद नहीं था जिस तरह आज की एप्लीकेशंस में है। आज देखें आपके हाथ में मोबाइल है, आप कॉन्टैक्ट्स एक जगह पे सेव करते हो, लेकिन उसी कॉन्टैक्ट्स को आप क्या कर रहे हो? आप अगर HBL अकाउंट बनाया हुआ है वहां भी उस कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकते हो। आपने अगर इजी पैसा अकाउंट बनाया है, वहां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं आप अकाउंट्स को, वहां भी एक्सेस कर सकते हो। अकाउंट्स आपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सेव किए हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, लेकिन वही कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो आपके व्हाट्सएप में भी यूज हो रही है। वही कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो आप जितने चाहें दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आज के मोबाइल में पड़ा हुआ हमारा जो कंटेंट से रिलेटेड डाटा है वो हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी किस्म की एप्लीकेशन आ जाएगी वो उस डाटा को एक्सेस कर सकती है। लेकिन जो फ्लैट फाइल मॉडल सिस्टम था उसकी ये लिमिटेशन थी कि जो डाटा जिस टास्क के लिए बनाया जाता था, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये कस्टमर की फाइल इसी एप्लीकेशन के लिए तो सूटेबल है। इस एप्लीकेशन को कस्टमर का किस किस्म का डाटा, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए वो यहाँ पे दर्ज हैं। हो सकता है कि इन्हें थोड़े से डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट चाहिए हो कस्टमर डाटा के, तो लिहाजा ये एक डिपेंडेंसी जो है वो मौजूद थी फ्लैट फाइल डाटा सिस्टम में। इस डिपेंडेंसी को, ये भी एक लिमिटेशन थी, जाहिर है इसके बहुत सारे नुकसान थे। क्या नुकसान था इसका? इसकी वजह से हमें सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को एक से ज्यादा जगह पर रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट करना पड़ता था। रिडंडेंसी हम उर्दू में कहते हैं जब हम किसी डाटा को बार बार अंदराज करते हैं, एक से ज्यादा दफा हम उसको अंदराज कर रहे होते हैं, तो वो रिडंडेंसी कहलाती है। ठीक है जी। अब रिडंडेंसी बढ़ने से क्या होता है? आपके सिस्टम की जो कंसिस्टेंसी है, यकसानियत बरकरार नहीं रहती। एक जगह पे कस्टमर डाटा के अंदर उसके एड्रेस के अंदर गुजरांवाला पूरा लिखा हुआ है और एक जगह पे कस्टमर का डाटा मेंटेन हो रहा है तो वहां GRW लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इसी तरह इनकंसिस्टेंसी आ सकती है और फिर क्या होगा? डेफिनेटली आपका जो डाटा है वो हाईली इंटीग्रेटेड नहीं होगा, चूंकि डाटा मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क्स के लिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिंगल फाइल के अंदर पड़ा हुआ है।
यहाँ तक बात की समझ आ गई है। आई होप कि आपको मैं डिलीवर कर पाया हूँगा। ज़ाहिर है वो लाइव क्लास जैसा माहौल तो बेटा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश पूरी की है कि डायग्राम की मदद से और इन शॉर्ट, चूँकि आज आपके 2 लेक्चर्स हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे बात को ख़त्म करता हूँ और जो बाकी मॉडल्स हमारे होंगे वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ आज की गुफ्तगू को कि आज हमने बात शुरू की थी कि हमारे पास एवोल्यूशन कैसे हुई। तो 3 मॉडल्स हैं, मैनुअल है, फ्लैट फाइल है, डेटाबेस और रिसोर्स इवेंट्स एंड एवेल्यूएशन मॉडल। तो ये हमारे पास कहलाते हैं 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। हमने आज मैनुअल प्रोसेस मॉडल को देखा और फ्लैट फाइल मॉडल को देखा। हमने देखा कि मैनुअल में कंप्यूटर था ही नहीं, इस लिमिटेशन को फ्लैट फाइल मॉडल ने आके दूर कर दिया और आप शिफ्ट हो गए मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड के ऊपर। लेकिन जब हमने कंप्यूटराइज्ड वाले को देखा तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, याद रखिएगा। फ्लैट फाइल में किसी भी सिस्टम के अंदर जो होता है वो शॉर्ट कमिंग्स और लिमिटेशंस होती हैं जिसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेटाबेस मॉडल हमारे पास क्या है। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ ना आए तो बार बार सुनिएगा, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं 2 घंटे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में हाज़िर हूँ। जो भी आपकी क्वेरी होगी इंशाल्लाह उसको एंटरटेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।